हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एपीआई के ऊपर। बेसिकली हम आज समझेंगे कि एपीआई बनाते कैसे हैं, एपीआई है क्या, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसे कॉल कैसे करते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो अगर और एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो वहाँ पे एपीआई इंटीग्रेट करने का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो पहले एपीआई लगता कहाँ है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ठीक है, पहले हम ये चीज़ समझते हैं ना कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसे हम बनाते कैसे और कैसे बनाते हैं, फिर उसे हम कॉल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले ये जानते हैं बेसिकली है क्या और इस्तेमाल क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जहाँ पे सपोज कर लेते हैं इस तरह से आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं और कुछ बटन्स हैं। एक बटन है, अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें, इस बटन पे जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जाके किसी डेटाबेस में, किसी सर्वर के डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, आपका सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, गोडैडी पे हो सकता है, ब्लू होस्ट पे हो सकता है, होस्ट फिल्टर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वहाँ ये मान लेते हैं कि हमारा एक सर्वर है, सर्वर पे हमारा एक डेटाबेस है, सपोज MySQL। ठीक है ना, इस MySQL के डेटाबेस के अंदर टेबल में जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए, या फिर वहाँ से आपको फेच करना हो। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो इन्फॉर्मेशन फेच करना है या इंसर्ट करना है। अगर हम फॉर्म ले रहे तो ऑब्वियसली डेटा हमें इंसर्ट करना है, और या फिर हमें डिस्प्ले करना है कोई डेटा सर्वर का, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ से फेच करना है। सो द थिंग इज दिस कि हम ना ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ना, ये डायरेक्ट इस MySQL से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट MySQL से कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बीच में एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे किसी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ध्यान रहे, हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन जो है वो सर्वर पे है। तो ऑब्वियसली यू नीड अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कम्युनिकेट विथ MySQL। और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करेगा, इस वाले एप्लीकेशन से, इस वाले फाइल से। हम जो भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाएंगे, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे या एक छोटा सा फाइल बनाएंगे, छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस भाषा में आपको समझ में आप समझिए। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, वो फाइल क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा MySQL से। बट ध्यान रहे, ये फाइल हम जिसमें भी बनाएंगे वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। अब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा है, बहुत सारा है। PHP है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमन यूज्ड PHP, वाइडली यूज्ड PHP, ASP.NET है, JSP है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला PHP, और हम PHP पे ही देखेंगे, ट्रेंडिंग वही है। तो ये फाइल बेसिकली हम एक PHP में एक ऐसा फाइल बनाएंगे जो डेटा रिसीव करेगा। अब ये सेंडर कौन है, यहाँ पे ये सेंडर कोई भी हो सकता है। एक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, कोई डायरेक्ट मैनुअल यूज़र हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकता है, किसी टेस्ट के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा हो, सिर्फ उस एपीआई को टेस्ट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दूसरा वेब एप्लीकेशन हो सकता है जो उस URL का इस्तेमाल करे, डेटा भेजे और डेटा रिसीव करे। तो ये क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वर्किंग मॉडल हमने बना दिया है, आप सिर्फ पैरामीटर भेजिए और आउटपुट ले जाइए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एपीआई। हमने एक PHP फाइल बना दिया सर्वर पे, जिसे भी कॉल करना है आप उस URL को कॉल करो, आप इस URL को कॉल करो। अब ये एप्लीकेशंस कॉल करने वाले कोई भी हो सकते हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, PHP एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो सकता है जो टेस्ट कर रहा हो उस URL को, कोई भी हो सकता है, मैनुअल यूज़र भी हो सकता है। वो बस उस URL को कॉल करेगा, पैरामीटर भेजेगा जो कि इस PHP फाइल को चाहिए होगा, और ये उसे रिटर्न रिजल्ट वापस कर देगा। तो अगर MySQL का डेटा चाहिए होगा तो ये हमारा फाइल उसे MySQL का डेटा रिटर्न करेगा। कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए होंगी तो जो भी रेस्पॉन्स उसे चाहिए होगा, ये हमारा PHP का फाइल उस रेस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट API। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो फिर आगे की इसकी डिटेल्स देखेंगे, बट द जनरल आइडिया अबाउट API डज दैट ओनली। ठीक है, तो अगर हम एंड्रॉयड व्यू से देखें, एंड्रॉयड डेवलपमेंट व्यू से देखें, तो बेसिकली हमें यही करना होता है। अगर हम एंड्रॉयड व्यू से देखें तो क्या हुआ, हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर के पास बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि MySQL में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर बेसिकली क्या करना है, हमें एक फाइल बनाना है। ये हमें एक फ़ाइल बनाना है जो कि हमारा PHP में होगा,
हम जो सर्वर साइड लैंग्वेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो PHP में होगा। ये हमारा MySQL हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा MySQL हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। अब उस टेबल से हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ये हमारा यहाँ हो गया एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशंस यूज़र से रिसीव करेंगे और ये इंफॉर्मेशंस को फिर हम क्या करेंगे, किसको पास करेंगे भाई, ये हम पास करेंगे PHP वाले एप्लीकेशंस को। उसके बाद ये क्या करेगा, डेटा यहाँ से रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका है कि एक एप्लीकेशन को सर्वर पे जो API है उसे कैसे कॉल किया जाए। इसके बीच बहुत सारे अदर लाइब्रेरीज आ जाते हैं, जैसे कि हमारा वॉली आ जाता है, रेट्रोफिट आ जाता है। इन सारे के हेल्प से हम क्या करते हैं, APIs को कॉल करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, बिना किसी API के हेल्प के भी आप कॉल कर सकते हो। तो वो कोड काफ़ी लेंदी हो जाता है और हम क्यों इस्तेमाल करें, जब हमारे पास बने बनाए टेस्टेड लाइब्रेरीज हैं तो हम क्यों लाइब्रेरीज का इस्तेमाल नहीं करें। ऑब्वियसली वो ज़्यादा ईजी होगा ना, क्योंकि वो हाईली टेस्टेड होता है और ज़्यादा स्पीड काम करता है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम वॉली या फिर रेट्रोबिट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके इन APIs को कॉल करें। तो खैर इन सारे मामले में अभी हमें डिस्कशन नहीं करना कि कैसे कॉल करना है, वो हमने पहले वीडियोस बना रखे हैं, उनका मैं लिंक दे दूंगा। अभी अपना टारगेट ये है कि हम APIs बनाते कैसे, सिंपली पहले ये समझते हैं कि API बनाते कैसे हैं। तो ये हमने दिखाया। बेसिकली API के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए। तो सर्वर हम लाइव सर्वर नहीं इस्तेमाल करके हम अपना जो लोकल होस्ट वाला है उसे हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे केस में वैम्प है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे तो फिर अपने को वो वॉली और रेट्रोफिट ऐसा देखना पड़ेगा, या फिर एसिंटास, दो में से कोई, इन दो ऑप्शंस में से कोई। या तो अगर मैनुअल कोड करते हैं तो एसिंटास, या फिर अगर किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं तो वॉली या रेट्रोफिट। आपको समझ में आ गया ना, ये वॉली, रेट्रोफिट वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ पे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो है स्टूडेंट्स सुनते हैं जब वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं तो, या पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत उन्हें हैवी लगता है ये कीवर्ड्स। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ है नहीं। अगर एक बार आप थोड़े बेस लेवल में जाके पूरे आर्किटेक्चर को समझ लेंगे तो सारा कुछ इजी है। तो बेसिकली अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कैसे कॉल करेंगे। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे API। तो भाई कॉल कैसे करेंगे अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। तो अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे ये कॉल करने वाला कोई एप्लीकेशंस भी हो सकता है, कोई दूसरा वेब पेज भी हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा एप्लीकेशंस भी हो सकता है जो इस URL को टेस्ट कर लेगा। उस URL को टेस्ट करके देख लिया कि भाई URL पे जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उसी एक एप्लीकेशंस में हमारे पास एक एप्लीकेशन है विच इज़ पोस्टमैन। आप डाउनलोड कर सकते हो, इसे फ्री अवेलेबल है। उसके बाद हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, ये वाला व्यू आपको दिखेगा। तो ये पोस्टमैन क्या करेगा, हमारे उस URL को कॉल करेगा। हम वो URL इस पोस्टमैन को पास करेंगे और बोलेंगे भाई अब टेस्ट करके चलो देख लो। तो जिसे हम पास करेंगे, जो पैरामीटर हम यहाँ देंगे वो पैरामीटर हम यहाँ से पास कर देंगे। ये पैरामीटर खुद ही लेके चला जाएगा पोस्टमैन हमारा, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये हमें दिखा देगा। तो ये इससे क्या होगी, हमारे ये API टेस्ट हो गया कि हाँ भाई ये ठीक ठाक काम कर रहा है। उसके बाद हम उसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल करें तो, वेब पेजेस में इस्तेमाल करें तो, वो हमारे ऊपर है। तो ओवरऑल आर्किटेक्चर होपफुली आपको समझ में आ गया। अब चल के ये देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो अभी जैसे कि हमने बताया कि हम जो लाइव सर्वर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम कौन सा सर्वर इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, वैम्प सर्वर, जिसमें हमारा होगा वैम्प सर्वर। तो होपफुली आपको आइडिया होगा कि किस तरह से वैम्प सर्वर लोकल होस्ट में काम करते हैं। फिर भी आपको दिखा देते हैं। वैम्प सर्वर आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद वो इस तरह से दिखना चाहिए आपको, ये ग्रीन आइकन होना चाहिए कि आपका वैम्प सर्वर जो है रेडी है। तो वैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद जिस भी ड्राइव में आपने इसे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, जैसे कि वो हमारा देखिए ये F ड्राइव में वैम्प www डायरेक्टरी, और यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं API नाम से, ठीक है, एक फोल्डर हम बना लेते हैं API नाम से, और यहाँ पे अब हम अपना फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सा फाइल क्रिएट करेंगे, ये वाला, ध्यान रखें कौन सा, ये वाला फाइल हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो ये MySQL का टेबल वगैरह भाई कहाँ मिलेगा आपको, चलिए आ जाइए ब्राउज़र में। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको लिखना है लोकल होस्ट, बट ध्यान रखिए लोकल होस्ट का तभी आएगा इस तरह से, जो भी आउटपुट आपको यहाँ दिखा रहा है, जब आपका ये वैम्प सर्वर एक्टिव मोड में रहेगा, ग्रीन आइकॉन में रहेगा।
यहाँ आ जाने के बाद देखिए वहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया था ना API नाम का, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए API फोल्डर जो हमने यहाँ पे www के अंदर API फोल्डर बनाया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है API, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि API के अंदर हम कोड करेंगे, तो अब डायग्राम में आ जाइए। तो जो कोड आप API फोल्डर के अंदर में कीजिएगा वो ये वाला सेक्शन है, ठीक है। ये MySQL वाला सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? अब ये आपको यहाँ देखिए PHP MyAdmin, इस पर यहाँ आ जाते हैं PHP MyAdmin, ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है इसमें। सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं। चलिए अब हम नया है कोई स्टूडेंट, तो हम उसको सोच के ये कर रहे हैं कि चलिए बिल्कुल कोई लोग फ्रेश है, नए हैं, नहीं जानते हैं, तो MyDB पे आते हैं। तो यहाँ पे ना हम एक TestDB नाम का बना लेते हैं, ठीक है। या फिर और इजी बनाते हैं API DB नाम से बनाते हैं, ताकि बिल्कुल नेमिंग कन्वेंशन में रहे API DB। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि ये फाइल इंसर्ट करेगा टेबल में और या फिर व्यू करेगा। तो हम इंसर्ट का केस पकड़ के चलते हैं, ये इसमें इंसर्ट करेगा। बट ये तो डेटा कहीं से ले रहा ना, ये जो हमारा फाइल है वो बाहर से डेटा ले रहा है। ये बाउंड्रीज हम बना लेते हैं, चलिए समझिए। ये डेटा यहाँ से ले रहा है। अब ये जो डेटा ले रहा है PHP सिर्फ दो ही बात जानता है, या तो वो डेटा गेट मेथड के थ्रू लेगा या पोस्ट मेथड के थ्रू लेगा। ये PHP बाहर से ये जितने एप्लीकेशंस है ना, अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर देखिए। अब ये PHP का जो फाइल है दो ही मेथड्स को समझेगा, चाहे उससे कोई भी कम्युनिकेट करे, चाहे उससे कोई ऐप कम्युनिकेट करे, चाहे उससे कोई वेब पेज कम्युनिकेट करे, चाहे उससे कोई ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करे URL टेस्ट करने के लिए। ये जो हमारा PHP फाइल है ये बाहर से डेटा को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, या तो गेट से या तो पोस्ट से। इन दो मेथड से एक्सेप्ट कर रहा है। हमें कैसे पता चले कि हम डेटा गेट से ले रहे हैं या पोस्ट से ले रहे हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि डेटा हम पोस्ट से ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक फाइल हम बना देते हैं, चलिए सेट डेटा, और उसको एक्सटेंशन हम कर देते हैं .php, ठीक है। ये करने के बाद हमारा ये ड्रीमवीवर में आ गया। बेसिकली अब हमें क्या करना है कि जो भी डेटा हमें मिलेगा गेट या पोस्ट से, उस डेटा को हम MySQL टेबल में इंसर्ट करेंगे। कौन से टेबल में इंसर्ट करेंगे? चलिए टेबल बना लेते हैं। तो TBL यूज़र, बहुत छोटा सा सिंपल लेते हैं, ID नेम ईमेल, तो 3 कर लेते हैं। ID जो कि हम ऑटो इंक्रीमेंटेड कर देंगे नेम, और यहाँ हम देते हैं ईमेल। इन दोनों का जो टाइप है वो आप टेक्स्ट कर दीजिए, ये इंट रहने दीजिए, ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की, ओके। सेव पे कीजिए, टेबल बन गया, ठीक है ना। इसका एक हम डमी इंसर्ट करके रख लेते हैं, ये भी काम आएगा अपने, बिल्कुल छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन डाल के गो। ये SQL जनरेट करके दे दिया। सबसे अच्छी बात है PHP MyAdmin की, ये आपको SQL जनरेट करके दे देता है, तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छी। इसे अभी रहने देते हैं, ये अभी अपने काम आने वाला है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये भी अपने काम आने वाला है बहुत। यहाँ आते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं सिंपली, ये हमारा PHP का टैग है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फाइल है ना, ये PHP का फाइल कम्युनिकेट करेगा MySQL से। उसके बाद, क्योंकि MySQL एक अलग सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ठीक है, MySQL एक इंडिपेंडेंट अलग कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का। तो आपका ये जो PHP एप्लीकेशन है ये इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने जा रहा है। तो भाई MySQL को भी कम्युनिकेट करने के लिए ना ID पासवर्ड सब कुछ लगता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को, इस PHP को हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि भाई PHP आपको MySQL में लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम ये बताना है उसको, पासवर्ड ये बताना है उसको, सर्वर ये है, वगैरह वगैरह, जिसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो चलिए हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, $MySQL I _connect। ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पास करेंगे लोकल होस्ट सर्वर का नाम, उसके बाद यूज़र नेम जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, और पासवर्ड उसका डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता है। कल को जब आप लाइव सर्वर में काम कीजिएगा तो यहाँ पे प्रॉपर यूज़र नेम होगा, प्रॉपर पासवर्ड होगा, और लोकल होस्ट की जगह माइट भी कोई IP एड्रेस भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप GoDaddy पे वगैरह पे काम कर रहे हो तो वो लोकल होस्ट ही रहता है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। इस सर्वर पे तो बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं, दिख रहा है ना, MySQL के सर्वर में बहुत सारा डेटाबेस पड़ा हुआ है। हमारा डेटाबेस कौन सा है? API DB है। सो द नेक्स्ट फंक्शन विल बी MySQL select _DB, और इस डॉलर कॉन को हम यहाँ पास कर देते हैं, और हमारा डेटाबेस का नाम क्या देते हैं? API DB। दैट्स इट, API DB। ये दो लाइन से क्या हुआ, ये दो लाइन से आपका ये जो PHP फाइल है, ये जो API फाइल है, वो API फाइल कनेक्ट हो गया किससे? MySQL से।
उसके बाद ये जो भी क्वेरी चलाएगा वो एग्जैक्ट किस डेटाबेस में चलेगा, ये अब इसको पता चल गया कि भाई अगर यहाँ पे हम क्वेरी चलाते हैं तो इस MySQL में जाके रन होगा, और उस MySQL में भी वो किस डेटाबेस में रन होगा वो इससे पता चलेगा। देखिए लोकलहोस्ट पहले तो वो कनेक्ट हुआ, उसके बाद कनेक्ट होने के बाद अब हम यहाँ पे कोई क्वेरी चलाएंगे तो वो कहाँ पे जाके रन होगा, API DB के अंदर में रन होगा। देखो अगर आपको भी कोई SQL चलाना होता है ना तो आपको यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना है, डेटाबेस सेलेक्ट होने के बाद ही आपको SQL चलाने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये SQL किसके अंदर चलेगा, किस DB के अंदर में चलेगा, API DB के अंदर में चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया कनेक्शन का काम और डेटाबेस सेलेक्ट करने का काम। उसके बाद ये PHP फाइल डेटा रिसीव करेगा बाहर से। पूरे को डिलीट करते हैं, काफ़ी खिचखिच हो गया। देखिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, नीट एंड क्लीन डायग्राम, जिससे आपको समझ में आए। ये हो गया हमारा सर्वर, और यहाँ पे हो गया हमारा फाइल, और यहाँ पे हो गया हमारा डेटाबेस। ठीक है, अब ये जो यहाँ ना एक छोटा सा ऐसा कर देते हैं, एक गेट बना देते हैं हम। ये जो गेट है ना ये सिर्फ दो ही चीज़ एक्सेप्ट करेगा, आइदर डेटा को गेट मेथड के थ्रू एक्सेप्ट करेगा या पोस्ट मेथड के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। अब ये आइदर यहाँ पे डेटा या तो गेट से जाएगा या पोस्ट से जाएगा, दो में से किसी एक में से जाएगा। कहाँ पे, हमारे API फाइल में, आइदर वो गेट से पहुँचे या पोस्ट से पहुँचे। अब यहाँ पे ये सारे हो गए एप्लीकेशंस। अब ये कोई भी एप्लीकेशंस हो सकता है, या तो एंड्रॉयड हो सकता है ना, ये आपका एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो सकता है, ये या फिर आपका कोई दूसरा PHP वेब हो सकता है, या फिर लाइक पोस्टमैन हो सकता है जो अभी हम इस्तेमाल करने वाले, ये कोई भी हो सकते हैं। अब ये लोग जो है अगर इनको डेटा भेजना है तो ये आई तो गेट का इस्तेमाल करेंगे या पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, और डेटा को इसके थ्रू होते हुए ये हमारा PHP फाइल में पहुंचेगा, या API जिसको आप बोल सकते हो, PHP फाइल या API। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डेटा को ज़्यादातर केस में करना क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू लेके, अब सिंपल सी बात है, वैल्यू लेके हम मल्टीप्लिकेशन टेबल तो नहीं दिखाएंगे, ओके ना, वी आर नॉट लर्निंग एज अ किड। तो ऑब्वियसली वो डेटा लेके हम डेटाबेस में डालेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, यही हमारा काम होगा। तो ये क्या करेगा, ये PHP फाइल इससे सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा, तो वो हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले काम हमने यही किया, कनेक्शन स्ट्रिंग वाला काम किया हमने, कनेक्ट कर लिया। उसके बाद डेटा को हमने रिसीव किया, यहाँ पे डेटा को हमने क्या किया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, है ना, रन क्वेरी। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स या आउटपुट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल हम कम करेंगे ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें थोड़ा डर कम लगे। प्रॉब्लम होता है ना कि प्रोग्रामिंग ऐसा कोई बहुत टफ है नहीं, बट ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे बिगिनर्स को ना बड़ा डर सा लगता है, और जो थोड़े नॉलेजेबल हैं वो अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कि जो बिगिनर उसी से डर जाता है, चीज़ें हैं क्या। जब तक हम किसी चीज़ों को एकदम सिंपल नहीं कर देना तब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ वो कुछ पढ़ाई वाला चीज़ है। किसी भी टफ चीज़ को सिंपल करना ही टीचर का काम है। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, हमारे ब्रेन की समझ से बाहर हो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, बस सिर्फ उससे अपने लेवल में लेके आना, समझने का, यही सबसे बड़ा काम है किसी एक टीचर का, कि उस चीज़ों को हम स्टूडेंट के लेवल में लेके जाएं, जिस लेवल में स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वहाँ लेके जाएं। जब ये दोनों लेवल बराबर हो जाएगा ना, तब वो स्टूडेंट भी वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगा उसे, जो कि एक टाइम पे बहुत टफ था। तो ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं, बस सिर्फ समझने का फ़र्क है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स में मैं बिल्कुल इजी भाषा में समझाता हूँ। ये जो भी रिटर्न करेगा वही रिस्पॉन्स हो। आउटपुट बोलो, अगर आसान भाषा में आपको समझाओ तो आउटपुट, ये जो भी आउटपुट देगा वही रिस्पॉन्स हो गया। ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इसको साइड करते हैं। थोड़ी देर के लिए ये सोच के पढ़ते हैं हम कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, हम बिल्कुल बिगिनर हैं। ये जो टर्म्स हैं स्टैंडर्ड टर्म्स में ऐसे बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। ये जो भी प्रिंट करेगा या जो भी आउटपुट देगा वो आउटपुट वो ही चीज़ यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब जिस एप्लीकेशन ने कॉल किया था उसी एप्लीकेशन को कॉल रिसीव हो जाएगा। अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ने उसे डेटा भेजा होगा, रिक्वेस्ट किया होगा भाई कि हमें ये चाहिए गेट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, तो ये फाइल उसी को रिटर्न करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो डेटा यहाँ से हम रिटर्न करेंगे वो हम जेसन इनकोड करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब भी डेटा रिसीव करेगा वो जेसन के फॉर्मेट पे डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, रिसीव करेगा, डेटा रिसीव करेगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारा जेसन के फॉर्मेट में डेटा रिसीव करेगा।
तो जब भी यहाँ से जो मेरा डेटा रिटर्न होगा वो जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल इसी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। पहला वाला काम हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग वाला काम हो गया, डेटा रिसीव करने वाले काम पे पहुँचते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि भाई जब इस एप्लीकेशन ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन से कॉल कर रहे हैं तो डेटा ये तो रिसीव कर रहे हैं ना, तो ये काम तो हम बाद में करने वाले हैं, पहले तो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं कि डेटा मिल रहा है इसको, क्योंकि कोडिंग तो हम पहले करेंगे, बाद में कॉल कर रहे हैं ना। तो ये हम एक्सपेक्ट कर लें कि हाँ डेटा मिल रहा है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं $name $_post, और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, नेम। जो भी वेरिएबल आएगा इसके पास किस नाम से आएगा, नेम के नाम से आएगा। इसे पेस्ट कर लेते हैं 2 बार, $name $e में। तो $_post एंड $_post, देखिए ये वही मेथड की बात हो रही है, पोस्ट और गेट। तो हम पोस्ट, हाँ ये मान के चलते हैं पोस्ट के थ्रू डेटा आएगा, और उसके अंदर ये हम वेरिएबल बना रहे हैं की, जिसको आप बोल सकते हैं। और ये एक्चुअल PHP वेरिएबल है, PHP में वेरिएबल $साइन से बनाते हैं, और एक बार आप $साइन से किसी भी नाम का वेरिएबल बना लो और वो कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो $name $e में ये हो गया, हमारा डेटा रिसीव हो गया। देखिए ये रिसीव वाला काम हो गया। रन क्यूरी करेंगे, तो चलिए मैंने यहाँ पे किया था ना क्यूरी रन, उसका आउटपुट हमें मिला था, मैंने बोला था ना ये काम आएगा, इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ध्यान ये वेरिएबल है बनाया, बस एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसके अंदर से पेस्ट कर देते हैं। और PHP में सबसे अच्छी बात है, आप डबल लाइन में स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे, और ये जो $1 है इसके जगह पे, कि ये तो आपका कॉलम नेम है, ID जो है वो नल है, ये नेम का कांस्टेंट वैल्यू अभी यहाँ पे, इस नेम को आप वेरिएबल को यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। फिर इस ईमेल को यहाँ से कॉपी करो और फिर इसे पेस्ट कर दो। ये सिर्फ अभी हमने क्वेरी लिखा, इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। तो एग्जीक्यूट करने का फंक्शन क्या है, mysqli_query। डॉलर कौन को आपको पास करना और क्वेरी को पास करना, ये हो गया क्वेरी। अब ये क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसको क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं, जो रेस्ट नाम से। अब रेस्ट में क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, तो उसको हम चेक कर लेते हैं ना। सो $res इक्वल टू ट्रू, अगर ये हुआ तो ये क्या करेगा, इको करेगा। इको नहीं करते हैं, इसके आउटपुट को हमें किसी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो चलिए हम रेस्पॉन्स नाम से वेरिएबल बनाते हैं। रेस्ट नाम से हमने बना लिया, हम रेस्पॉन्स नाम से बनाते हैं। ये आप किसी भी नाम से बना सकते हो, आप इसको रेस्पॉन्स वर्ड से बिल्कुल सेट नहीं करना कि हाँ रेस्पॉन्स भी होता है, रेस्पॉन्स ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नाम से हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सिंपली लिख दिया इंसर्टेड, और फिर यहाँ पे एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उस रेस्पॉन्स वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, फेल्ड, ठीक है, फेल्ड। तो इससे क्या होगा, और इसी रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इको JSON_encode और फिर रिस्पॉन्स। मतलब पहले तो इसे हमने इनकोड किया, उसके बाद उसे इको कर दिया। ये इको ही यहाँ रिटर्न है, ध्यान रखिए, ऐसा कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखने वाला, ये जस्ट इको करेगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट किया, आप इस किसी वेरिएबल में रख लेते, उसके बाद उस वेरिएबल को इको करते। हमने बस मेथड इस्तेमाल किया JSON इनकोड, उसको यहाँ रखा और लगे हाथ उसे इको कर दिया। तो इको करना ही मतलब ये रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया, आउटपुट को रिसीव कर लिया। आपको यहाँ से कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना है, यहाँ से रिसीव हो गया। तो देखिए ये काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब रह गया कॉल करके टेस्ट करना। तो अभी हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं बना रहे, PHP वेब नहीं बना रहे, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इस URL को टेस्ट करके देखे कि भाई ये API ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास है पोस्टमैन। तो ये काम करने से पहले हम इधर आते हैं और ब्राउज में करके देखेंगे तो जो डमी डेटा हमने टेस्ट के लिए डाला था वो हमें दिख रहा है। तो आप इसे क्या करो, उससे पहले आप ऑपरेशन में जाके इसे ट्रंकेट कर लो, तो जो भी डमी डेटा हमने डाला वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखिए ब्राउज करते समय अब यहाँ पे आपको कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है। ब्राउज पे क्लिक करें तो अल्टीमेटली बैकग्राउंड में क्लिक क्वेरी क्या चल रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम TB यूजर, तो अभी कोई डेटा नहीं है। अब हम अपने पोस्टमैन एप्लीकेशन में आते हैं। ये हमारा API फाइल बिल्कुल रेडी है, ये वाला चीज़ बिल्कुल रेडी हो गया। दैट इज़ वॉट एंटायर अबाउट एवरीथिंग अबाउट API एंड API। ओके, तो आज इस पूरे चीज़ को ही आसान कर देते हैं ताकि बस ये ज़िंदगी भर आपको याद हो जाए API क्या है, और आसान हो जाए, याद होने की बात नहीं, बिल्कुल आसान हो जाए, ताकि दोबारा ये टर्म आपके दिमाग में जब जाए तो कोई बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन ना हो, रे बाप रे API, दैट्स ऑल, दैट इज़ वेरी इजी। ओके, तो ये हो गया हमारा काम खत्म, यही सब कुछ था API। अब रहते इसे टेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना नहीं रहे। बाद में आपको ये भी दिखाएंगे कि हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना के कैसे वॉली या रेट्रोफिट से करते हैं। ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो अगर चाहिए होगा मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल अभी टेस्ट करते हैं पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन में आते हैं
और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम एक नया URL ऐड करके। देखिए यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें तो हम कोड में आते देखते हैं। हमने तो भाई पोस्ट इस्तेमाल कर रखा है, तो चलो इसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट में आने के बाद बॉडी पे आते हैं। बॉडी में हमने फॉर्म डेटा, जो डेटा हम जा रहा है वो तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, एक वर्चुअल फॉर्म बनाएगा, उसमें डेटा पुट करेगा और यहाँ से भेज देगा। तो ये हो गया की और वैल्यू, ये इसी की बात हो जा रही है, ये वाली की बात हो जा रही है। उसके बाद क्या वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, 2 की, नेम और ईमेल, यही 2 की जा रहा है ना, नेम और ईमेल। उसका वैल्यू क्या भेजना है आपको, चलिए इसमें दे देते हैं जमाल, और यहाँ हम दे देते हैं mdjamal@gmail.com। ओके डन, सब कुछ रेडी। चलिए सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद, अच्छा सॉरी, रिक्वेस्ट तो हमने भेजा ही नहीं। रिक्वेस्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट पे यहाँ पे आते हैं तो हमें प्रोजेक्ट दिख रहा है। प्रोजेक्ट ये हो गया API। API पे देखिए हमारा कौन सा है, setData.php। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको एक एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा बताइए, एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम तो वेरिएबल पास कर रहे हैं ना, नेम और ईमेल की। इसमें जो फाइल हमने बनाया, ये फाइल स्टार्ट होते ही ये 2 फाइल को खोजेगा, नेम और ईमेल को खोजेगा, जो कि हम तो यहाँ से पास नहीं कर रहे, इसलिए एरर दिखाएगा। तो इसको बैक कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, तो आपको एक डेटा यहाँ मिल जा रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो हिट कर गया। इसको वापस से हम जाते हैं ऑपरेशन में और इसे ट्रंकेट कर देते हैं और ब्राउज पे आते हैं। अगेन कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसे हम API और फाइल का नाम है हमारा सेट डेटा, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसे पूरा कॉपी कर देते हैं, ध्यान से हमें हिट नहीं करना। ओके, और अब हम यहाँ पे URL डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा URL। इस URL को हिट करना है, बॉडी पे जाना है, फॉर्म डेटा में नेम और ईमेल को डालना है, उसका वैल्यू डाल देना है और सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सेंड किया और देखिए वहाँ से हमें आउटपुट मिला। वहाँ से जो हमने आउटपुट भेजा था क्या मिला हमें, देखिए तो इंसर्टेड, आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली, आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ आपने क्या भेजा था, आपने 2 पार्ट भेजे थे। अगर ट्रू है मतलब सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, तो अपने रिस्पॉन्स में इंसर्ट किया और उसको एनकोड करके भेज दिया। और अगर वो फेल्ड हो जा रहा था तो जेसन में फेल्ड जाता। तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, इंसर्टेड। ध्यान रहे, पोस्टमैन भी जेसन का आउटपुट ही रिसीव करेगा, इंसर्टेड। अब यहाँ क्या देखते हैं हम, क्या ब्राउज पे आके देखते हैं तो देखिए डेटा हमें मिल गया, है ना, कमाल की बात। तो वापस यहाँ आ जाते हैं। सो तो कहने का मतलब क्या है, इतना ये सारा कहानी का मतलब क्या है, कहानी का मतलब ये है कि जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे, अगर आपको आपका डेटा किसी सर्वर के MySQL में स्टोर करना है या MySQL से उसका डेटा को डिस्प्ले करके आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दिखाना है, तो आप यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। उस सर्वर पे आप एक PHP का API फाइल बनाइएगा, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के से उस PHP API फाइल को कॉल कीजिएगा। अब इसमें भी बीच में प्रोसेस है, एंड्रॉयड क्या करता है, कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके उस PHP API को कॉल करता है, वो हम वीडियोस में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया भी है, उसका भी लिंक आपको हम दे देंगे। होप ये आइडिया आपको क्लियर हुआ हो। आज ये API वाला जो टर्म है वो बिल्कुल ईजी हो गया हो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कमी हो वो भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।